तो पूरे न्याय का भरोसा दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और टाइमलाइन क्या है इस पूरे घटनाक्रम की आपको बता देते हैं। एग्जाम्स कब हुए थे और कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे वो जानकारी चलिए जल्दी से अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अब तक क्या हुआ आपको बता रहे हैं। 60,244 कांस्टेबल्स के पद थे जिसके लिए भर्ती परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी। 75 जिलों के 2,385 केंद्रों पर यह परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी और 48 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। एशिया की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी अब तक की और 11 राज्यों में देखिए 15 लाख महिलाओं का भी इसके लिए आवेदन आया था। बढ़ चढ़कर भागीदारी महिलाओं की भी थी और 2 दिन में यह पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई जिसके बाद पेपर लीक के आरोप लगे और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई क्या की है ये आपको बताएं। गिरफ्तारियां क्योंकि इस मामले में हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, एसटीएफ कितनी एक्टिव है, चलिए अब वो जानकारी जल्दी से आपके हम सामने रख देते हैं। आपको बताते हैं कहां कार्रवाई एसटीएफ ने की है। चलिए जानकारी रख रहे हैं जल्दी से। योगी पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। नकल माफियाओं पर हंटर चल रहा है। परीक्षा के पहले दिन 101 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस और एसटीएफ ने 2 दिन में 127 गिरफ्तारियां कुल की। 82 सॉल्वर्स और नकलची जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। राज्यों के अलग अलग जिलों से ये गिरफ्तारियां हुई हैं और उनसे जो इनका हेड है उन तक पहुंचने की कोशिश है। आरोपियों पर परीक्षा में सेंधमारी का आरोप लगा है। नकदी और बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड भी इन आरोपियों से मिले हैं जिसके बाद जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब तो यह भी तय हो गया है कि परीक्षा रद्द करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर यह परीक्षा कराई जाएगी और जल्द से जल्द इसको लेकर ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इसको लेकर भी उन्होंने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। सिर्फ यही नहीं, क्या किया आपको बताते हैं। योगी शासन में लापरवाही की कोई जगह नहीं। समझिए पेपर लीक के आरोपों पर सीएम योगी बहुत गंभीर हैं। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। पुलिस भर्ती बोर्ड के ऑफिसर्स भी ऐसे में रडार पर हैं क्योंकि कहीं तो चूक हुई है, उस चूक तक पहुंचना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। डीजी रेणुका मिश्रा पर कड़ी कार्रवाई संभव है। योगी पेपर लीक पर रेणुका से काफी नाराज हैं। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है जिस तरह से ये पूरा पेपर लीक का मामला सामने आया है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई उन पर हो सकती है। 1991 बैच के आईपीएस हैं रेणुका मिश्रा जिनको आपको बताएं कि इस बोर्ड की डीजी हैं। योगी ने भर्ती से जुड़ी फाइलें अब इसको लेकर तलब की हैं। रेणुका का जो पूरा मामला है उनकी तरफ से सीएम को ये गलत जानकारी दी गई थी, गुमराह किया गया था, इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं और सही स्थिति की जानकारी नहीं देने का आरोप उन पर लगा है। तो ऐसे में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि योगी कहीं भी लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और फिलहाल जो ये फैसला लिया गया है इसको लेकर खुशी जो अभ्यर्थी है वो जाहिर कर रहे हैं क्योंकि 6 महीने के अंदर एग्जाम्स होंगे जैसा कि उनको उम्मीद थी, जिसको लेकर वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कांग्रेस की विरासत से जुड़ी हुई है जिस पर झाड़ू फिरता दिखाई दे रहा है क्योंकि अब सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है और ये जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत थोड़ी पीछे खिसकती दिखाई दे रही क्योंकि कांग्रेस जो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि वो आगे बढ़कर सब कुछ तय तमाम करेगी, ऐसा लग रहा है कि वो बैकएंड पर है और तय कर रही है सहयोगी पार्टियां, चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें और प्रदेशों को लेकर जो आज फैसला हुआ है उसकी बात कर लें। वहीं 58 सीटों पर देखिए आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने हाथ तो मिला लिया है लेकिन क्या ये 58 सीटों की राह आसान रहने वाली है। पहले दिन भर के घटनाक्रम की एक झलक आपको दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी जगहों पर हम मिलकर चुनाव अभियान में शामिल हो गए। हमारा परिवार इन्वॉल्व है तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। बट जब ये खबर सुनने में आई बहुत नाराज हुए थे लोग। ये गठबंधन नहीं है, ये है ठगबंधन क्योंकि ये मिलकर जनता को ठगना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है। इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव चोर चोर मो शेरे भान और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। दोनों पार्टियों का फैसला है, मजबूती से लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, फायदा होगा दोनों को। ये जो बेजोड़ गठबंधन है इससे क्या लाभ मिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर दर्शाता है कि घुटना टेक राजनीति किसको कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा।
तो कहां बात तय हो गई है आम आदमी पार्टी के साथ, कौन कौन सी सीटें तय हुई हैं, चलिए वो जानकारी अब आपके सामने रख देते हैं। जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर कहां बात तय हो गई है। बहुत लंबे दौर की बातचीत चली और आखिरकार कंसेंसस कहां बना है। चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और गोवा, ये वो 5 जगह हैं जहां पर बातचीत तय होती दिखाई दे रही है। सीटों को लेकर जो गुड़ा गणित है वो तय कर लिया गया है इन 5 जगहों पर और यहां पर डील फाइनल हो गई, डील पर हरी झंडी लग गई है। लेकिन 5 राज्यों में कहां ये जो 58 सीटें हैं इनका गणित अगर आपको समझाएं कहां पेच फंसा है, कितनी मुश्किल है, जरा आपको समझा देते हैं नंबर्स के जरिए, गणित के जरिए पूरा समझाते हैं। पहले आपको बता दें कि कहां डिवीजन हुआ। देखिए दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उसमें आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर यहां पर कंटेस्ट करेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर करेगी। अगला राज्य आपके सामने रखें, अगली जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हरियाणा में देखिए कुल 10 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो गुजरात की 26 सीटों में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। गोवा में 2 सीटों पर आप नहीं लड़ रही है चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव यहां पर लड़ेगी। लेकिन पंजाब को लेकर अभी भी कोई इनका रास्ता तय नहीं हो पाया है, बात नहीं बन पाई है। लेकिन 5 राज्यों की अगर हम बात कर लें तो फिलहाल साथ आने के बाद भी कोई बहुत फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कम से कम नंबर्स यही बता रहे, जो गुणा गणित है वो यही बता रहा है कि किस तरह से साथ आने के बाद भी बहुत इफेक्ट वोटर जो प्रतिशत है वो बता रहा है, जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा बदलता नहीं दिख रहा है। तस्वीर क्यों हम कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने चलिए जल्दी से रख देते हैं। देखिए आपके सामने आंकड़ों के जरिए आपको बता रहे हैं। दिल्ली की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव जीती थी, 56.9% वोट उस वक्त मिले थे, वोट प्रतिशत बता रहे हैं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत अगर आप देखें तो 40.8, करीब 16% कम है 2019 के आंकड़ों के हिसाब से। हरियाणा की चलिए अब बात कर लेते हैं। 10 सीटें हैं, इसमें 58.2% वोट बीजेपी को मिले थे परसेंटेज के लिहाज से। लेकिन कांग्रेस और आप, क्योंकि इनका वोटर सेम है, ये साथ आ रहे हैं तो डिवीजन तो नहीं हो रहा, लेकिन बहुत मैसिव इंक्रीज भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि 29.7% वोट इन्हें हरियाणा में मिले थे। तो काफी अच्छा डिक्लाइन है, मतलब आप देखें तो आधे आधे का हिसाब है। और अगर बात करें गुजरात की तो बीजेपी को यहाँ 26 सीटों के हिसाब से अगर देखें तो 62.21% वोट मिले थे और जस्ट हाफ अगर आप कर देंगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आकर भी 32.11% वोट प्रतिशत यहाँ 2019 में रखते थे। तो क्या ये तस्वीर बदली है? तो खैर चुनाव बताएगा, लेकिन कम से कम आंकड़े ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। गोवा की बात कर लेते हैं। बीजेपी 1 सीट पर जहां जीती थी तो 51.19% के साथ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर अगर साथ भी आ जाते हैं तो 45.92%। यहां भी वोट प्रतिशत बीजेपी के बनिस्बत आपको कम दिखाई दे रहा है। तो ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि 2019 में वोट प्रतिशत तो कम से कम यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने के बावजूद बदलता नहीं दिखाई दे रहा है तस्वीर। लेकिन आप समझिए, कांग्रेस वो पार्टी जो आजादी के बाद से सत्ता में रही सबसे पुरानी पार्टी है और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर की भूमिका में इंडी गठबंधन में रहना चाहती थी, वो पार्टी अब सेकंड लीड में आ गई है। तो क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें जहां यूपी में सब कुछ तय हुआ, या दिल्ली की बात कर लें जहां आम आदमी पार्टी सब कुछ तय कर रही है, बैकएंड पर कांग्रेस होती दिखाई दे रही है और ये क्षेत्रीय पार्टियां उसके ऊपर बढ़कर, उससे आगे बढ़कर सब कुछ तय कर रही है। तो क्या सेकंड लीड में इंडी गठबंधन में रह गई है कांग्रेस और इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला साथ आने का? कैसे